नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। तो चलिए साथियों, हम जो बात कर रहे हैं वो आरएस प्रीलिम्स का जो टॉपिक अपना चल रहा था प्री के लिए, उसमें हम बात कर रहे थे फूड सब्सटेंस पर, भोजन एवं पोषण पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने चर्चा की कि भोज्य पदार्थ जो हैं इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक ऊर्जा प्रदान करने वाले, एक ऊर्जा प्रदान नहीं करने वाले। तो जो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ है, इन ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की चर्चा कर ली थी, और कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमने प्रोटीन के विषय में भी विगत सेशन में पढ़ लिया था। इस सेशन में हम आगे बात करेंगे, और अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो हम बात करने वाले हैं वसा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वसा के बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा फैट, हेडिंग लगा लीजिएगा वसा, लिपिड या फैट, एक ही बात है। लगाएं वसा, या इसी को आप कह सकते हैं लिपिड, लिपिड्स, या इसी को आप कह सकते हैं फैट। वसा, लिपिड्स या फैट, ठीक है। चलिए, ये अपना अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3। एक नंबर पर हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, नंबर 2 पर हमने प्रोटीन की चर्चा की, और नंबर 3 पर हम बात करेंगे वसा, लिपिड या फैट्स की। सबसे पहली बात यही है कि चिकनाई युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो वसा होती है। पहली बात लिखिए, चिकनाई युक्त, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ, चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ वसा होती। चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ क्या होती हैं साथियों? तो चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थ जो है वो क्या होती हैं? वसा होती हैं। ध्यान रहे, अगर हम बात करें कि इस वसा में पाए जाने वाले तत्व कौन हैं, तो वसा का निर्माण भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही होता है। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वसा का क्या होता है? निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट में भी तत्व CHO ही पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन और सल्फर और फॉस्फोरस ये और पाए जाते हैं CHO के अलावा। ये जल में अघुलनशील होती हैं। ये जल में अघुलनशील होती हैं। वसा जल में क्या होती है साथियों? अघुलनशील। ये जल में अघुलनशील होती हैं। वसा जो है वो जल में अघुलनशील होती है साथियों। के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये देखें कि वसा किस में घुलनशील होती हैं, किसमें गलित होती हैं या घुलती हैं, तो हम कह सकते हैं बाइल जूस में, इसके अलावा ईथर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म आदि पदार्थों में वसा क्या होती है? घुल जाती हैं। तो लिखिए वसा, वसा, बाइल जूस यानी कि पित्रस, वसा बाइल जूस यानी कि पित्रस, कोमा ईथर, कोमा अल्कोहल, अल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में, व क्लोरोफॉर्म में, व क्लोरोफॉर्म में घुलनशील होती हैं। क्लोरोफॉर्म में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। वसा, बाइल जूस, पित्रस, ईथर, इसके अलावा अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म आदि के अंदर क्या होती है साथियों? आदि में वसाएं जो है वो घुलनशील होती हैं। नोट कर लीजिए, आदि में वसाएं क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। अब इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इनमें वसा होती है भाई। वसा और तेल जो होते हैं, वसा व तेल, ये होते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या होते हैं? ट्राई, होते हैं ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ये हमें क्या प्रदान करते हैं?
ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। वसा तेल क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं साथियों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सेलवाल होती है, और सेलवाल पाई जाती है पादपों की कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका में पाई जाती है सेलवाल। इस सेलवाल का मुख्य घटक भी लिपिड होता है, और उसका नाम है फोस्फोलिपिड। क्या नाम है? फोस्फोलिपिड। तो आप लिख सकते हैं फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड पादपों की, फोस्फोलिपिड पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। क्या कहा हमने? कि फोस्फोलिपिड पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है, पादप सेल की जो कोशिका है, की जो कोशिका भित्ति है, उसका प्रमुख घटक जो होता है वो कौन होता है साथियों? तो ये प्रमुख घटक होता है फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड भी क्या है? फोस्फोलिपिड भी वसा है। चलिए, हो गया इतना नोट। तो ये सारी अपन ने बात कर ली किसके बारे में? वसा के बारे में। अब वसा के जो विशिष्ट लक्षण है, इन विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लगाएं, वसा के विशिष्ट लक्षण। वसा के विशिष्ट लक्षण। वसा के विशिष्ट लक्षणों की हम बात करें साथियों, तो देखिए वसा के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं। एक तो हम लक्षणों में देखेंगे इसके स्रोत क्या हैं। तो यदि हम सोर्स ऑफ फैट की बात करें, वसा के स्रोतों की बात करें, तो वसा के स्रोतों में शामिल होते हैं घी, मक्खन, इसके अलावा लिवर ऑयल जो होता है, जैसे फिश लिवर ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है। ठीक है। और जो वनस्पति तेल वगैरह जो होते हैं, इनमें क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। तो सबसे पहली बात तो लिखेंगे स्रोत। विशिष्ट लक्षणों में सबसे पहले लिखेंगे स्रोत। स्रोत में लिखेंगे घी, मक्खन, घी, मक्खन, लिवर ऑयल, लिवर ऑयल, लिवर ऑयल, कोमा, वनस्पति घी, वनस्पति घी व तेल आदि। वह तेल जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है, इन सब के अंदर जो है वो क्या पाई जाती है? वसा जो है साथियों वो पाई जाती है। अब हम बात करें इसके आरडीए की। हमने कार्बोहाइड्रेट के आरडीए की बात की, हमने प्रोटीन के आरडीए की बात करी। अब हम फैट के आरडीए की बात करें, वसा का जो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है उसकी हम बात करें साथियों, तो ये 50 ग्राम प्रतिदिन होता है। वसा का आरडीए कितना है? 50 ग्राम प्रतिदिन होता है। तो लिखिए आरडीए, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितनी है? तो 50 ग्राम जो मात्रा है वो हमें रोजाना क्या करनी पड़ेगी? हमें वसा की खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे शरीर की आरडी है, हमारा शरीर जो डिमांड करता है वो डेली 50 ग्राम वसा की डिमांड करता है। इसके संग्रहण की बात करें तो ये वसा हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ के रूप में क्या हो जाती है? संग्रहण हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। ये वसा जहाँ संग्रहित होती है उन ऊतकों का नाम है एडिपोज ऊतक, और ये एडिपोज ऊतक हमारी त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। तो अगली विशेषता लिखेंगे वसा की, संग्रहण जो है, संग्रहण, स्टोरेज जो होता है इसका शरीर में। तो लिखो शरीर में, शरीर में त्वचा के नीचे, शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले, त्वचा के नीचे पाए जाने वाले एडिपोज नामक ऊतकों में, शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले एडिपोज नामक ऊतकों में, एडिपोज नामक ऊतकों में शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले एडिपोज नामक ऊतकों में
त्वचा के नीचे पाए जाने वाले एडिपोज नामक ऊतकों में वसा का जमाव होता है। वसा का क्या होता है? जमाव होता है। ठीक है, तो फेट डिपोजिशन जो होता है हमारे शरीर में, वो त्वचा के नीचे पाए जाने वाले विशेष प्रकार के ऊतक जिन्हें एडिपोज ऊतक कहते हैं, यहाँ पर वसा का क्या होता है साथियों? डिपोजिशन होता है, जमाव होता है। ध्यान दें, आप लोग देखते हैं कि जैसे बैल वगैरह होते हैं तो इनके बैलों की गर्दन के नीचे आप एक मोटी त्वचा लटकी हुई देखते हैं। इस मोटी त्वचा के अंदर भी क्या होती है? वसा होती है। मोटी त्वचा में भी क्या होती है? वसा होती है। और इस मोटी त्वचा में वसा का जमाव होने से इसे बल्बर कहते हैं, या ये कंबल की जैसी संरचना होती है जो गर्दन के नीचे लटकी होती है, इसलिए इसको गल कंबल भी कहते हैं। तो नीचे अगली बात लिखेंगे, बैलों की गर्दन के नीचे, बैलों की गर्दन के नीचे, बैलों की गर्दन के नीचे मोटी त्वचा, बैलों की गर्दन के नीचे मोटी त्वचा लटकी होती है। मोटी त्वचा लटकी होती है जिसमें, बैलों की गर्दन के नीचे मोटी त्वचा लटकी होती है जिसमें जिसमें वसा का जमाव होता है। वसा का जमाव होता है। इस त्वचा को, इस त्वचा को बल्बर, त्वचा को बल्बर या गल कंबल, त्वचा को बल्बर या गल कंबल कहते हैं। कंबल के जैसी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, और गले के नीचे होती है, गर्दन के नीचे होती है, इसलिए इसको गल कंबल कहा जाता है। यदि साथियों इसकी विशेषताओं में हम कैलोरीफिक वैल्यू की और फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करें तो वो इसकी क्या होती है, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। यस, हो गया। तो बैलों की जो गर्दन है, इस बैलों की गर्दन के नीचे मोटी त्वचा लटकी होती है जिसमें वसा का जमाव होता है। इस त्वचा को बल्बर या गल कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बल्बर या गल कंबल इसको कहा जाता है। नोट करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसी में अब चर्चा करते हैं हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की। अगली विशेषता जो है वो है इसकी कैलोरी वैल्यू, वसा की कैलोरी वैल्यू। देखो, कैलोरी वैल्यू के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। कैलोरी वैल्यू का मतलब होता है कि 1 ग्राम यदि वसा की मात्रा है तो उसमें ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम वसा में 9.45, 9.45 किलो कैलोरी, 9.45 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो पाई जाती है किसमें? वसा में। ये इसकी कैलोरी वैल्यू है। क्या है? कैलोरी वैल्यू। और इसी 1 ग्राम वसा को यदि हम ग्रहण कर लें, खा लें, तो हमारे शरीर को इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? वो कहलाती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। वो क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहलाती है। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू देखें तो 1 ग्राम वसा की जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है वो होती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी होती है? 1.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो हमें 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वो इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है।
ठीक है, यस। अब इसके कार्य हम देखें कि वसा के क्या क्या कार्य हैं साथियों। तो यहाँ देखिए इसके कार्य पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। वसा के कार्यों में पहला अगर हम कार्य देखें तो वसा का पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। एक कार्य तो क्या हो गया वसा का, ऊर्जा प्रदान करना। वसा हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, यस। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती है, ये चीज ध्यान रहे। त्वचा के नीचे ये जमा हो जाती हैं और त्वचा के नीचे जमा हो जाती है तो हमारे शरीर की उष्मा के क्षय को रोकती हैं। तो ये इनका दूसरा कार्य हो गया। लिखो, त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे जमा होकर, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर की, त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर की उष्मा के क्षय को रोकती हैं। शरीर की उष्मा के क्षय या हानि को रोकना, उष्मा के क्षय को रोकना, क्लियर। त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के उष्मा के क्षय को रोकना। साथ में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इनके अवशोषण में सहायक होती है, क्योंकि ये विटामिन वसा विलय विटामिन होते हैं, इसलिए इसी में घुलेंगे वो। तो हम लिखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व के सभी वसा विलय विटामिनों, सभी वसा विलय, सभी वसा विलय विटामिनों के अवशोषण में, सभी वसा विलय विटामिनों के अवशोषण में क्या करती है, सहायता करती है, अवशोषण में सहायक होती है। कौन, वसा। तो एक कार्य हमने क्या देखा, ये ऊर्जा प्रदान करती है। एक कार्य हमने देखा कि त्वचा के नीचे जमा होकर हमारे शरीर की जो उष्मा है उसके क्षय को रोकती है। एक कार्य हमने देखा कि विटामिन ए, डी, ई के जो कि वसा विलय विटामिन है, इन विटामिनों के अवशोषण में सहायता करती है। साथ में साथियों ये वसा जो है वो हमारे शरीर में भोजन के रूप में संचित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो लिखो शरीर में, अगला कार्य लिखो, शरीर में भोजन के रूप में, शरीर में भोजन के रूप में संचित रहना, ठीक है। शरीर में भोजन के रूप में क्या रहना साथियों, संचित रहना। ये भी क्या है, ये भी वसा का कार्य है, ये भी क्या है, वसा का कार्य है। नोट करें, इतना नोट करो। फिर कुछ फैक्ट अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में। कुछ दो चार लाइनें बनती हैं यहाँ स्पेशल, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या खास बात है, क्या क्या फैक्ट यहाँ पर बनते हैं, ये हम बात करेंगे। देखिए जो फैक्ट यहाँ से बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उन पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डाल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंपल से है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। लीजिए यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखेंगे और ये फैक्ट जो है वो हम तीनों भोज्य पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करने वाली इनके बारे में लिखेंगे। पहला फैक्ट लिखेंगे कि सबसे पहले ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान, और सबसे पहले ऊर्जा प्रदान कौन करता है, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है तो हम कहेंगे कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। सबसे पहले ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर यहीं से अगला प्रश्न पूछे कि सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करने वाला फूड सब्सटेंस कौन है, सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान, सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो सबसे अंत में जो ऊर्जा प्रदान करता है साथियों वो करता है कौन, प्रोटीन। कौन करता है, प्रोटीन करता है। और मध्यमान में जो है वो ऊर्जा देता है वसा। यहाँ पर आपको मात्रा के आधार पर पूछ ले कि सर्वाधिक, सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा, सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा, सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा प्रति ग्राम, सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा पूछे प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो
वसा देती है, जो 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी हमें प्रदान करती है। जबकि यहीं से आपसे पूछे कि सबसे कम ऊर्जा, क्या पूछे, सबसे कम ऊर्जा की मात्रा, सबसे कम ऊर्जा की मात्रा प्रति ग्राम, तो सबसे कम ऊर्जा की मात्रा प्रति ग्राम जो है वो कौन देती है, वो देती है कार्बोहाइड्रेट। कौन देती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दिया जाता है साथियों, जो कि 1 ग्राम से केवल 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही हमें प्राप्त होती है। यदि आपसे पूछे कि ऊर्जा प्राप्ति का, ऊर्जा प्राप्ति का, ऊर्जा प्राप्ति का सही क्रम क्या है, तो ऊर्जा प्राप्ति का सही क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊर्जा कौन देती है, कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद में ऊर्जा देती है वसा, और इसके बाद ऊर्जा हमें प्राप्त होती है प्रोटीन से। तो ऊर्जा प्राप्ति का क्रम क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये ऊर्जा प्राप्ति का क्या हो गया, क्रम हो गया। यहीं से आपसे पूछे कि ऊर्जा प्राप्ति का, ऊर्जा प्राप्ति का आरोही क्रम क्या है, ऊर्जा प्राप्ति का आरोही क्रम पूछ ले आपसे, असेंडिंग ऑर्डर पूछे, तो आरोही का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, और इससे ज्यादा कौन देगा, प्रोटीन देगा, और इससे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो वसा देगा। जो ज्यादा ऊर्जा देगा उसकी तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला होगा, ठीक है। यस, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। अगर यहां पर आपसे पूछ ले कि ऊर्जा प्राप्ति का, ऊर्जा प्राप्ति का अवरोही क्रम आपसे पूछ ले, ऊर्जा प्राप्ति का अवरोही क्रम आपसे पूछ ले साथियों, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, कि सबसे ज्यादा ऊर्जा, फिर उससे कम ऊर्जा, फिर उससे कम ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा वसा के द्वारा, इससे कम ऊर्जा जो है वो प्रोटीन के द्वारा दी जाती है, और इससे भी कम ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दी जाती है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपना ऊर्जा प्राप्ति का अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। नोट कर लीजिएगा इनको, ये नोट कीजिए। इसके बाद हम विटामिन जो है ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, उनकी ओर बढ़ते हैं, और उनमें सबसे पहले हम विटामिनों की चर्चा करने वाले हैं साथियों। हो गया, चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर। और अगला जो टॉपिक अपना नंबर 4, और ऊर्जा नहीं प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थों में पहला, तो नंबर 4 हेडिंग लगाइए, विटामिन्स। विटामिन्स की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि विटामिन ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं, ये ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इनका कार्य, भाई ऊर्जा नहीं देते तो कोई ना कोई कार्य तो शरीर में इनका होगा, ठीक है। तो नीचे लिखिए, इनका कार्य, का कार्य शरीर में संपन्न होने वाली, शरीर में संपन्न होने वाली, का कार्य शरीर में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं, शरीर में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं का कार्य शरीर में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना है, या यूं कह दो उपापचय क्रियाओं में भाग लेना है। उपापचय क्रियाओं में क्या करना है साथियों, उपापचय क्रियाओं में भाग लेना है। इस शरीर के संतुलन का कार्य करते हैं ये भोज्य पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ शरीर के
संतुलन का कार्य करते हैं। भोज्य पदार्थ शरीर के संतुलन का कार्य, शरीर के संतुलन का कार्य करते हैं। ये भोज्य पदार्थ क्या करते हैं? शरीर के संतुलन का कार्य करते हैं साथियों। ठीक है, और इनकी खोज के बारे में बात करें कि विटामिनों के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिनों के जो खोजकर्ता हैं वो है N.I. ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने 1881 में इनकी खोज की थी। तो लिखिए खोजकर्ता, विटामिनों के खोजकर्ता। तो खोजकर्ता है N.I. ल्यूनिन, N.I. ल्यूनिन, और इन्होंने 1881 में, कब खोज की थी इनकी? 1881 में, 1881 में विटामिनों की खोज जो है वो N.I. ल्यूनिन के द्वारा की गई थी। लेकिन जो शब्द दिया गया था विटामिन, ये विटामिन शब्द फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो शब्द की बात करें तो शब्द दिया गया फंक के द्वारा, फंक के द्वारा, फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था साथियों सन 1912 में। कब दिया इन्होंने? ये 1912 में इन्होंने इन पदार्थों को विटामिन शब्द जो है वो नाम दिया। इसके बाद विटामिन्स की एक थ्योरी आई, और विटामिनों की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो हॉपकिंस और इनके एक साथी थे जिनका नाम था फंक, यानी कि फंक और हॉपकिंस, इनके द्वारा 1912 में दी जाती है। तो अगली बात लिखिए, विटामिन थ्योरी, विटामिन थ्योरी या विटामिन सिद्धांत। तो विटामिन का सिद्धांत किसने दिया? तो विटामिन सिद्धांत दिया फंक व हॉपकिंस ने। फंक व हॉपकिंस ने क्या किया साथियों? विटामिन सिद्धांत दिया। कब दिया? 1912 में दिया। कब दिया? सन 1912 में इनके द्वारा विटामिन थ्योरी जो है वो दी जाती है। किस किस के द्वारा? फंक और हॉपकिंस के द्वारा। ठीक है, क्या होते हैं ये विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। आपसे गए विटामिन क्या है, तो हम कहेंगे ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये कार्बनिक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं कौन? विटामिन। और इनकी जो आरडीए है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है, हमारे शरीर में जो रोजाना चाहिए गई मात्रा है, ये रोजाना चाहिए गई मात्रा जो है वो अल्प मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो लिखो आरडीए कितना होता है, तो आरडीए में लिख दो अल्प मात्रा। अल्प मात्रा थोड़ा डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी, लेकिन अल्प मात्रा पर डे, मिलीग्राम में ही होगी अल्प मात्रा है। तो आरडीए कितनी? अल्प मात्रा पर डे। कार्य, कार्य मैंने बताया उपापचय नियंत्रण करना, क्योंकि उपापचय की क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए उपापचय का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। देखिए, ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, इनका कार्य शरीर में संपन्न होने वाली उपापचय क्रियाओं में भाग लेना है। साथ में भोज्य पदार्थ शरीर के संतुलन का कार्य करते हैं। और खोजकर्ता उनके N.I. ल्यूनिन 1881 में, शब्द दिया फंक ने 1912 में, विटामिन सिद्धांत दिया गया फंक व हॉपकिंस के द्वारा सन 1912 में। और साथियों, ये कैसे यौगिक हैं? ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। और साथ में इनके आरडीए की बात करें तो इनके आरडीए होती है अल्प मात्रा। आरडीए क्या होती है? अल्प मात्रा पर डे, यानी दिन भर में बहुत कम मात्रा इनकी हमें जरूरत होती है, आवश्यक होती है। अब हम इनके कार्य पर अगर हम चर्चा डालें तो इनका कार्य क्या हो गया? तो कार्य हो गया इनका उपापचय नियंत्रण करना। भाई ऊर्जा तो देते नहीं है, इसलिए मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो उपापचय नियंत्रण इनका कार्य हो जाता है। तो यहाँ लिख दो इनका कार्य, कार्य हो गया उपापचय। कार्य क्या हो गया? उपापचय नियंत्रण करना, उपापचय नियंत्रण करना। तो उपापचय की जो क्रियाएं होती हैं उसका कंट्रोल करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। यदि हम इनके स्रोत देखें तो इनके पादप स्रोत भी हैं, विटामिनों के जंतु स्रोत भी हैं, और साथ में साथियों कुछ प्राकृतिक स्रोत भी हैं। तो स्रोत की बात करें तो स्रोत में हम कहेंगे जंतु स्रोत। कौन से स्रोत? जंतु स्रोत, पादप स्रोत, पादप स्रोत, जंतु स्रोत, पादप स्रोत व
प्राकृतिक स्रोत में, जिसमें नाम लिख देता हूं मैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। आदि जो है वो क्या है? आदि स्रोत हैं साथियों किसके? ये आदि किसके स्रोत हैं? तो आदि स्रोत हैं विटामिन के। किसके स्रोत हैं? विटामिन के स्रोत हैं, विटामिन के सोर्स हैं। अब इन विटामिनों को आगे चलकर हम डिवाइड करेंगे। विटामिनों को जो है वो दो प्रकारों में हम बांटेंगे, और किस आधार पर बांटेंगे वो भी हम बात करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे विटामिन्स, और विटामिन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो ऐसे विटामिन जो वसा में घुलते हैं, वो वसा विलेय विटामिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वसा विलेय विटामिन। ठीक है। और एक ऐसे विटामिन जो जल में घुलते हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे जल विलेय विटामिन। विलेय विटामिन कहलाएंगे, जल विलेय विटामिन कहलाएंगे। ठीक है। अब किस आधार पर हमने विटामिनों को दो भागों में डिवाइड किया है? तो इसको डिवाइड करने का जो आधार है वो है साथियों घुलनशीलता। किस आधार पर? तो यहाँ हम लिखेंगे कि विटामिनों को दो भागों में बांटने का जो आधार है, ये आधार क्या है साथियों? ये है घुलनशीलता। क्या है? घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, दो भागों में हम बांटते हैं। यहाँ वसा विलय विटामिनों में बात करें तो एक विटामिन तो है विटामिन ए, दूसरा विटामिन है विटामिन डी, तीसरा विटामिन है विटामिन ई, और चौथा विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई के वसा विलय विटामिन है। जबकि जल विलय विटामिनों की बात करें तो विटामिन बी1, इसके अलावा विटामिन बी2, के अलावा विटामिन बी3, के अलावा है विटामिन बी5, के अलावा विटामिन बी6, के अलावा विटामिन है बी12, के अलावा विटामिन है विटामिन एच, के अलावा विटामिन है विटामिन सी। ये सारे के सारे जो विटामिन है ये किस में घुलनशील है? ये जल में घुलनशील विटामिन है, ये जल में घुलने वाले विटामिन है। तो एक तरफा हमने लिख दिया वसा में घुलने वाले विटामिन, और एक तरफा हमने लिख दिया ऐसे विटामिन जो किस में घुलते हैं? जल में घुलते हैं। नोट करें। अब हम इनमें एक एक की बात करेंगे। पहले वसा विलय विटामिनों की बात करेंगे, फिर जल विलय विटामिनों की बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? चलो बढ़ो भाई आगे की ओर, अगर इतना हो गया है तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले वसा विलय विटामिनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए वसा विलय विटामिन। वसा के विटामिन। वसा विलय विटामिनों की हम बात करें तो देखिए वसा विलय विटामिन कौन कौन से हैं साथियों। वसा विलय विटामिनों में सबसे पहले हम बात करेंगे, भाई ये तो सिंपल सी बात हो गई, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि वसा में घुलने वाले विटामिन वसा विलय विटामिन होंगे। अंडरस्टूड है? तो पहला विटामिन कौन है? विटामिन ए है। ठीक है, पहला विटामिन कौन है? तो पहला विटामिन अपना विटामिन ए। तो विटामिन ए हेडिंग लगाओ। वसा विलय में पहला विटामिन कौन है अपना? हेडिंग लगाएंगे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए। ठीक है। अब विटामिन ए के बारे में हम बात करते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहले तो इसका रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर हम देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसी को हम कहते हैं एंटी जीरोप्थेल्मिक। क्या कहते हैं? एंटी जीरोप्थेल्मिक। तो एक तो नाम हो गया इसका रेटिनॉल। क्या नाम हो गया? रेटिनॉल। वह
एंटी जीरोप्थेल्मिक। का नाम क्या हो गया? एंटी जीरोप्थेल्मिक। ठीक है, ये जीरोप्थेल्मिया जो है उसको दूर करता है, इसलिए एंटी जीरोप्थेल्मिक नाम भी हो जाएगा। सामान्य सूत्र देखें इसका तो ये होता है C20H29O। क्या होता है साथियों? सामान्य सूत्र क्या है इसका? C20H29O इसका साधारण सूत्र है या सामान्य सूत्र है। लिखो सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र होता है ना, तो C20H29O, ये इसका क्या हो गया? साधारण इसका सूत्र हो गया, सामान्य सूत्र हो गया। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होते हैं। ठीक है, खोजकर्ता कौन है इसका? तो इस विटामिन ए का जो खोज करता है साथियों वो है मैककोलम और डेविस। कौन है? मैककोलम और डेविस। तो लिखो खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता है मैककोलम, मैककोलम एवं डेविस। मैककोलम एवं डेविस ने सन 1913 में, कब इनकी खोज की? 1913 में विटामिन ए की साथियों खोज की। इसके हम स्रोत देखें तो देखिए इसके स्रोत क्या क्या हैं, ध्यान दीजिए। विटामिन ए के स्रोतों में हम बात करें तो हरी सब्जी, पीली सब्जी। कौन सी? हरी सब्जी। विटामिन ए के स्रोतों में बात करें तो हरी सब्जी, पीली सब्जी, के अलावा मक्खन, के अलावा मक्खन, और सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है किसमें? गाजर में। इसमें पाया जाता है गाजर में। गाजर के अलावा ये लिवर में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, लिवर में पाया जाता है। इसके अलावा किस में पाया जाता है? अंडे में भी ये पाया जाता है साथियों। और इसके अलावा बात करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आम, ठीक है, जितने भी फल की बात ना करके आम स्पेशल है, वह आम, इसके अंदर जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा जो है वो किस में होती है? गाजर में होती है। और इसकी आरडीए की बात करें तो मिलीग्राम में होती है, जो 2 मिलीग्राम पर डे होती है। आरडीए कितनी होती है इसकी? तो इसकी आरडीए होती है 2 मिलीग्राम पर डे। हमें 2 मिलीग्राम पर डे जो है वो क्या लेना होता है? विटामिन ए लेना होता है शरीर के लिए, क्योंकि ये शरीर की क्या है? आरडीए है, शरीर की रिक्वायर्ड डेली अलाउंस है। नोट कीजिए। हो गया? चलिए अब इसका कार्य लिखिए साथियों। विटामिन ए का यदि हम कार्य लिखें तो विटामिन ए का कार्य है क्रिएटिनीकरण को रोकना। तो यह विटामिन क्रिएटिनीकरण 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 को रोकता है। यह विटामिन क्रिएटिनीकरण को क्या करता है? रोकता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो लिखिए नष्ट, लिखेंगे यह विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, के प्रकाश की उपस्थिति में, यह विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नष्ट हो जाता है। और यदि हम बात करें इसकी कमी के कॉजेज की, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया जो है वो रोग इसकी कमी से होते हैं। तो लिखो कमी के रोग, कमी के रोग। विटामिन ए की शरीर में कमी होती है, तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो विटामिन ए की कमी के जो रोग हैं उनके अंदर आप लिखेंगे पहला तो रतौंधी, रतौंधी। और इस रतौंधी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, हिंदी में इसे निशांदता भी कहते हैं, शांदता।
यानी रात, यानी कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ये क्या होगा? कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। ठीक है। कौन से रोग में? रतौंधी में, नाइट ब्लाइंडनेस में। दूसरा जो रोग है कमी का, वो है साथियों जीरोप्थेल्मिया। क्या है? जीरोप्थेल्मिया। ये जो जीरोप्थेल्मिया रोग है, जीरोप्थेल्मिया रोग में क्या होता है, हमारे नेत्र का जो कॉर्निया होता है, ये वाला जो भाग है, ये नेत्र का कॉर्निया, ये जो पूरा गोल भाग दिख रहा है, ये कॉर्निया वाला भाग है। तो नेत्र का कॉर्निया, नेत्र का कॉर्निया बार बार, बार बार शुष्क होता है, बार बार शुष्क होता है, ड्राई हो जाता है, आंखें बार बार सूख जाती हैं। ये क्या है? जीरोप्थेल्मिया है। तो ये दो प्रकार की डिजीज जो है वो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में होती हैं, कि हमने बात कर ली है। एक तो रतौंधी है और एक जीरोप्थेल्मिया है, दोनों नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं। तो वसा विलय विटामिनों में अगला जो विटामिन है नंबर 2, वो है विटामिन डी। क्या है साथियों? हेडिंग लगाइए, विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी की हम बात करें तो सबसे पहले तो वही इसका रासायनिक नाम हमें पता होना चाहिए, केमिकल नेम इसका पता होना चाहिए। तो लिखो इसका रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो होता है साथियों कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। इसके अलावा इसको आर्गो कैल्सीफेरोल भी कहते हैं, इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? आर्गो कैल्सीफेरोल, आर्गो कैल्सीफेरोल, आर्गो कैल्सीफेरोल। और इसी को कहते हैं सनसाइन विटामिन। क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सनसाइन विटामिन कहते हैं। इसके अलावा भी इसे एंटी रिकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। लिख सकते हैं वह एंटी रिकेट्स, एंटी रिकेट्स, यानी विटामिन डी होने पर रिकेट्स नहीं होता है, तो एंटी रिकेट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। फॉर्मूला अगर हम देखें इसमें, तो कार्बन के 28 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के जो है साथियों 44 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु होता है। 28 44 1। तो ये सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, कार्बन कितने? 28, हाइड्रोजन कितने? 44, और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो C20H44O, ये क्या है? ये आपका सामान्य सूत्र है विटामिन डी का। इसके खोजकर्ता की बात करें तो स्टीन वॉक तथा हेस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1924 में इसकी क्या की थी साथियों? खोज की थी। देखो खोजकर्ता, खोजकर्ता, खोजकर्ता के रूप में दो नाम इसके आप लोगों को याद रखने हैं, स्टीन वॉक तथा हेस। कौन कौन से? एक तो है स्टीन वॉक व हेस, वॉक व हेस दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन डी की खोज की। सन 1924 में उन्होंने ये खोज की। अगर आपको वर्ष पूछ ले तो याद रखना 1924 में इनकी खोज की गई। इसके स्रोत की बात करें तो सबसे ज्यादा विटामिन डी जो है वो कोड के लिवर ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में भी होता है, मक्खन में भी होता है, दूध में भी होता है और मछली में भी होता है, लेकिन कोड लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो स्रोत लिखिए, स्रोत में लिखिए कोड, कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल में, प्लस मछली में, मछली के यकृत के तेल में, के अलावा अंडे में, मक्खन में व दूध। व किसमें? दूध के अंदर भी जो है वो पाया जाता है। कौन? विटामिन डी। हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसकी मात्रा बहुत अल्प चाहिए होती है।
इसके आरडीए पर अगर अपन चर्चा करें कि इसकी रिक्वायर्ड डेली अलाउंस कितनी है, तो 0.01 मिलीग्राम पर डे है। आरडीए कितनी है? तो इसकी जो आरडीए है साथियों, ये आरडीए क्या है? 0.01 मिलीग्राम, 0.01 मिलीग्राम जो है ये पर डे इसकी क्या चाहिए हमें? आरडीए चाहिए। इसकी केवल 0.01 मिलीग्राम मात्रा हमें रोजाना जो है शरीर को चाहिए होती है। ठीक है, नोट कीजिए। इसका अगर आप कार्य देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है विटामिन डी का। विटामिन डी का एक सबसे अच्छा कार्य है कि आंत्र के अंदर कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है इसके अवशोषण में सुलभता करता है, इसके अवशोषण में सहायक होता है। किसके अवशोषण में? तो इसका कार्य लिख दो यहाँ पर। तो कार्य लिख दो, यह है कौन? विटामिन डी आंत्र में, यह है आंत्र में कैल्शियम व फॉस्फोरस के, कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण, कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण को सुलभ करता है। कैल्शियम व फॉस्फोरस के अवशोषण को क्या करता है साथियों? सुलभ करता है। कौन? विटामिन डी। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इसको सिंपल करता है, इसमें सहयोग करता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, कमी की बात करेंगे। अगर कमी होती है तो कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा इतने को। फिर हम कमी पर चर्चा करते हैं कि इस विटामिन डी की कमी से कौन कौन से डिजीज जो है, कौन कौन से रोग जो है वो होते हैं बालकों में मुख्य रूप। हो गया? चलिए अब लिखिए, बालकों में भी इसकी कमी के रोग होते हैं और वयस्कों में भी इसकी कमी के रोग होते हैं। तो लिखो कमी के रोग, कमी के रोग। तो कमी के रोगों में हम बात करें तो कमी के रोगों में बालकों में, बालकों में विटामिन डी की कमी से, बालकों में विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। ये जो रिकेट्स रोग होता है, इस रिकेट्स रोग में क्या होता है देखिए। इस रिकेट्स रोग में हड्डियां जो हैं, ये हड्डियां क्या हो जाती हैं साथियों? ये हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। भंगुर का मतलब है छोटी मोटी, भंगुर हो जाती हैं। भंगुर का मतलब क्या है? कि छोटी मोटी चोट लगने पर ही टूट जाती हैं। या क्या होती हैं? छोटी मोटी, छोटी मोटी चोट लगने पर, छोटी मोटी चोट लगने पर टूट जाती हैं, इसमें रिकेट्स में। और वयस्कों के अंदर भी इस विटामिन डी की कमी से रोग होते हैं, उसे कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। क्या कहते हैं? ओस्टियोमलेशिया। तो यहां लिखेंगे वयस्कों में, वयस्कों में, वयस्कों में एडल्ट में विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया, कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया रोग, ओस्टियोमलेशिया रोग होता है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया होता है। ये जो ओस्टियोमलेशिया रोग है इसमें होता क्या है? तो इसमें हड्डियां कोमल हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं? तो हड्डियां कोमल हो जाती हैं। और हड्डियां कोमल हो जाती हैं तो हड्डियों में बैंड आ जाते हैं, हड्डियों में उड़ाव आ जाते हैं, हड्डियों में उड़ाव आ जाते हैं, उड़ाव आ जाते हैं। हड्डियों में क्या आ जाते हैं? उड़ाव आ जाते हैं साथियों, हड्डियों में बैंड आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बालकों में डिजीज और वयस्कों में डिजीज विटामिन डी की कमी से, दोनों अपन ने देख ली है। नोट कर लो।
Clear? नहीं आगे, चलिए अब देखो यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है विटामिन डी के बारे में। वो क्या है कि विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, और शरीर में कहाँ होता है? हमारी त्वचा में होता है। किसमें? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये विटामिन डी का संश्लेषण, विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में, हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में होता है, त्वचा में होता है। ठीक है, विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है साथियों, ये ध्यान रहे। क्योंकि देखिए कि विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में, हमारे शरीर में स्वतः होता है, स्वतः होता है। इस कारण स्वतः होता है, इस कारण, इस कारण इसे, इस कारण इसे हार्मोन की संज्ञा दी जाती है, कारण इसे हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि हार्मोन क्या होते हैं? हमारे शरीर में स्वतः बनते हैं, हार्मोन हमारे शरीर में स्वतः बनते हैं, और विटामिन डी भी स्वतः निर्मित हो रहा है। तो स्वतः निर्माण होने के कारण विटामिन डी को किसकी संज्ञा दी गई है? हार्मोन की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में। अब अगला जो वसा विलय विटामिन है वो है विटामिन ई। अगला विटामिन कौन सा है साथियों? तीसरा जो वसा विलय विटामिन है वो है विटामिन, विटामिन ई का अगर रासायनिक नाम देखें, इसका क्या देखें? रासायनिक नाम अगर देखें साथियों, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसका सूत्र देखें तो कार्बन के अणु 29 होते हैं, हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 46 होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं? 29। सामान्य सूत्र देखें तो इसका सामान्य सूत्र है कार्बन के अणु 29, हाइड्रोजन के अणु 46 और ऑक्सीजन के अणु होते हैं 2। यानी कि 29 46 2 कितने होते हैं? 29 46 2। ठीक है, कार्बन 29 S46O2 इसका जो है सामान्य सूत्र होता है। इसके खोजकर्ता जो है वो इवन व सोर नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1922 में, खोजकर्ता कौन है? इवन व सोर। खोजकर्ता कौन है? इवन व सोर, इवन व सोर। और इन्होंने 1922 में, सन 1922 में इन्होंने क्या की साथियों? 1922 में इन्होंने विटामिन ई की खोज की थी। और इसके जो स्रोत हैं वो हरी सब्जियां हैं, मक्खन है, पनीर, मूंगफली और गेहूं इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं। तो स्रोत में लिख दो हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, पनीर, मक्खन, गेहूं। अंकुरित जो गेहूं होते हैं ना, उनमें और भी ज्यादा मात्रा में ये होता है, ध्यान रखें। और मूंगफली में भी ये पाया जाता है, वह मूंगफली, वह मूंगफली। ठीक है, तो हरी सब्जियां, पनीर, मक्खन, गेहूं और मूंगफली में जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आरडीए की बात करें इसकी, तो इसकी आरडीए होती है 20 मिलीग्राम पर डे। आरडीए कितनी इसकी? तो आरडीए लिख दो, आरडीए 20
मिलीग्राम पर डे इसकी क्या होती है साथियों, आरडी होती है, रिक्वायर्ड डेली अलाउंस होती है। कार्य ये एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य करता है। कार्य क्या इसका, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट की भांति क्या करता है, कार्य करता है। कमी का रोग जो है वो है नपुंसकता। इसकी कमी का रोग क्या होगा, तो कमी का जो रोग है इस विटामिन का वो है नपुंसकता। नपुंसकता कह दो या बांझपन कह दो, बांझपन कह दो या कह दो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में, जनन क्षमता में कमी। ठीक है, कमी का रोग है नपुंसकता, बांझपन और जनन क्षमता में कमी। ये क्या है साथियों, कमी के रोग हैं। और अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, उनके द्वारा ये नष्ट हो जाता है। इनके द्वारा नष्ट होता है, ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट होता है। तो यही ऐड कर देते हैं एक लाइन को और। देखो यह है पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाता है। यह है विटामिन यूवी रेज या यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विकिरणों से नष्ट हो जाता है। ठीक है, यह विटामिन यूवी रेडिएशन से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, इन अल्ट्रावायलेट किरणों से ये नष्ट हो जाता है। और वसा विलय में आखिरी जो विटामिन है वो है साथियों विटामिन के। वसा विलय में आखिरी विटामिन कौन है, विटामिन के। और विटामिन के की चर्चा करते हैं, ये रहा नंबर 4, विटामिन के। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का सबसे पहले तो वही हमें क्या पता होना चाहिए, रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो विटामिन के का यदि हम रासायनिक नाम देखें तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है नेप्थोक्विनोन, या इसी को कहते हैं फाइलोक्विनोन, या इसी को एंटी हिमोरेजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी हिमोरेजिन। एक नाम तो हो गया नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन, इसी का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या एंटी हिमोरेजिक, एंटी हिमोरेजिन, एंटी हिमोरेजिन यानी कि रक्त का थक्का बनाने वाला। ठीक है, यस। सामान्य सूत्र की बात करें तो इसमें कार्बन के अणु होते हैं 31, हाइड्रोजन के होते हैं 46 और ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं। तो सामान्य सूत्र C31H46O2, C31H46O2 इसका सामान्य सूत्र है। और इसके खोजकर्ता 2 वैज्ञानिक थे, डेम और ड्रोइसी। डेम और ड्रोइसी ने 1935 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। खोजकर्ता कौन है, डेम और ड्रोइसी। खोजकर्ता डेम व ड्रोइसी, डेम व ड्रोइसी 1931 कब की थी इसकी खोज, 1931 में नहीं, 1935 बोला है मैंने ना, 1935 में। तो डेम और ड्रोइसी ने 1935 में इस विटामिन के जो है वो खोज की थी। इसके स्रोत की बात करें तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है साथियों, इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है टमाटर। कौन है, टमाटर। टमाटर के अलावा यह यकृत, सोयाबीन और मक्खन और अंडे में भी पाया जाता है। टमाटर के अलावा यकृत में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा ये किस में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पनीर नहीं, मक्खन करो, मक्खन और अंडे में है ना, सोयाबीन, मक्खन व अंडे में। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, टमाटर, यकृत, सोयाबीन, मक्खन व अंडे में जो है पाया जाता है। इसकी आरडीए की हम बात करें साथियों, किसकी बात करें, इसकी
आरडीए की अगर हम बात करें तो इसकी आरडीए 0.07 से 0.14 मिलीग्राम पर डे है। आरडीए कितनी इसकी? तो 0.07 से 0.14 मिलीग्राम पर डे। आरडीए कितनी है? 0.07 से 0.14 मिलीग्राम पर डे है। और इसका कार्य जो है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना होता है। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य लिखो, रक्त का थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। ये प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है इसका निर्माण करना इसका कार्य है साथियों। यदि इस विटामिन की कमी होती है तो रक्त का थक्का क्या होता है? देरी से बनता है। विटामिन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से बनता है। देखो, कमी का रोग रक्त का थक्का देरी से रक्त का थक्का देरी से बनना, रक्त का थक्का क्या होना? देरी से बनना। ठीक है। और आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा भी इसका क्या होता है? निर्माण होता है, ई कोलाई के द्वारा, ध्यान रखना। ठीक है। यस, रक्त का थक्का देरी से बनना, और ब्रैकेट में लिख लेना ई कोली बैक्टीरिया, ई कोली जीवाणु। आंत में पाए जाने वाला जीवाणु जो संबंधित है इससे कौन सा? इलिशियम कोलाई नामक जीवाणु इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है। ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई वसा विलय सभी विटामिनों की। अब जो बचते हैं साथियों वो अपने जल विलय विटामिन बचते हैं, जो अगले सेशन में एक छोटा सा पॉइंट रहेगा अपना जल विलय विटामिन का, इसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।